नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम सितंबर 2023 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम सितंबर 2023 के लिए पार्ट नंबर 8 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ब्लूटूथ निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया था। ब्लूटूथ निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया था। हमसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वह कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित है। कंप्यूटर नेटवर्क से यहाँ पर हमें एक टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, और हमसे पूछा गया है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को किसके द्वारा बनाया गया है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है जो कि एक वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है। वायरलेस तरीके से किसी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का आविष्कार या इन्वेंशन जेफ हार्सन के द्वारा किया गया है। जेफ हार्सन के द्वारा ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को बनाया गया है और इसे 1994 में बनाया गया था। जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है यह एक वायरलेस टेक्निक है जो कि किसी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए या इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए यूज की जाती है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी वायरलेस टेक्निक पर वर्क करती है और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन या आविष्कार जेफ हार्सन के द्वारा किया गया है। और कब किया गया था? 1994 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेफ हार्सन के द्वारा 1994 में ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेफ हार्सन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रतीक का उपयोग ईमेल एड्रेस के एक भाग के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। निम्न में से किस प्रतीक का उपयोग, मतलब किस सिंबल का उपयोग ईमेल एड्रेस के एक भाग के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। ईमेल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। ईमेल से संबंधित यहाँ पर हमें 4 प्रकार के सिंबल दिए गए हैं। प्रतीक मतलब सिंबल, और हमसे पूछा गया है निम्न में से किस सिंबल का उपयोग ईमेल एड्रेस के एक पार्ट के रूप में किया जाना चाहिए। ईमेल से संबंधित आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। फादर ऑफ ईमेल रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। रे टॉमलिंसन को फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 1971 में पहला ईमेल सेंड किया था। पहला ईमेल किसने सेंड किया था? रे टॉमलिंसन ने। कब सेंड किया था? 1971 में। इसलिए इन्हें फादर ऑफ ईमेल भी कहा जाता है। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और रे टॉमलिंसन को फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 1971 में पहला ईमेल सेंड किया था। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से किस सिंबल का उपयोग ईमेल एड्रेस के एक भाग के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। ईमेल एड्रेस जब भी हम लिखते हैं तो उसमें एट सिंबल का यूज किया जाता है। एट सिंबल का, जिसे @ भी बोलते हैं। एट सिंबल या @ के द्वारा हम ईमेल के एक भाग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ईमेल एड्रेस में एट सिंबल या @ सिंबल का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है निम्न में से क्या एक ईमेल एड्रेस का भाग नहीं हो सकता है। निम्न में से किसका उपयोग ईमेल एड्रेस में नहीं किया जा सकता है? तो वह होता है ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस। आप ईमेल एड्रेस में ब्लैंक स्पेस का उपयोग नहीं कर सकते हो। मतलब कोई ईमेल आईडी लिखते समय उसमें बीच में खाली स्थान नहीं छोड़ा जाता है। मतलब ईमेल एड्रेस में ब्लैंक स्पेस का यूज नहीं किया जाता है, जबकि @ सिंबल का यूज
करना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एट सिंबल या एट द रेट सिंबल इस क्वेश्चन का आंसर है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी MS एक्सेल 2016 में पहले से डिजाइन की गई एक वर्कशीट है जिसका उपयोग शीघ्रता से एक नई वर्कबुक बनाने के लिए किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी MS एक्सेल 2016 में पहले से डिजाइन की गई एक स्प्रेडशीट है जिसका उपयोग शीघ्रता से एक नई वर्कबुक बनाने के लिए किया जाता है। MS एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया है। MS एक्सेल क्या है? MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने की सुविधा प्रदान करता है। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने की सुविधा प्रदान करता है, डेटा पर कैलकुलेशन करने की सुविधा देता है, डेटा की रिपोर्ट जनरेट करने की सुविधा प्रदान करता है। MS एक्सेल में जो फाइल बनाई जाती है फाइल, उस फाइल को कहा जाता है वर्कबुक। एक्सेल की फाइल को क्या कहा जाता है? वर्कबुक। और एक्सेल की फाइल में जो पेज यूज होता है उसे कहा जाता है वर्कशीट। एक्सेल में जो हमें फाइल मिलती है उसे कहा जाता है वर्कबुक और पेज को कहा जाता है वर्कशीट। एक वर्कबुक में मल्टीपल वर्कशीट हो सकती हैं। एक वर्कबुक मल्टीपल वर्कशीट का कलेक्शन होती है। बाय डिफॉल्ट एक वर्कबुक में एक वर्कशीट होती है। यूजर कितनी भी वर्कशीट को ऐड कर सकता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी MS एक्सेल 2016 में पहले से डिजाइन की गई एक स्प्रेडशीट है, मतलब प्री डिफाइंड स्प्रेडशीट है जिसका उपयोग फास्ट स्पीड में एक नई वर्कबुक बनाने के लिए किया जा सकता है। तो जब आप MS एक्सेल को ओपन करते हो तो आपसे पूछा जाता है कि आपको किस प्रकार की वर्कबुक बनानी है, ब्लैंक वर्कबुक या आपको कई प्रकार के टेम्पलेट दिए जाते हैं। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? एक बनी बनाई वर्कशीट जिसमें कलर, साइज, स्टाइल पहले से फिक्स होता है। आप उसको सेलेक्ट करके कम समय में एक पावरफुल स्प्रेडशीट या वर्कशीट क्रिएट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट एक पहले से बना हुआ स्प्रेडशीट या वर्कशीट होता है जिसमें कलर, फॉन्ट, इफेक्ट पहले से सेट होते हैं। आप इसको सेलेक्ट करके कम समय में एक वर्कबुक तैयार कर सकते हो, मतलब एक फाइल बना सकते हो। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। जब आप MS एक्सेल में एक न्यू फाइल क्रिएट करते हो, न्यू वर्कबुक क्रिएट करते हो, तो यहां पर आपको एक तो ब्लैंक वर्कबुक दिया जाता है। ब्लैंक वर्कबुक मतलब आप कंप्लीट वर्कशीट को आप खुद डिजाइन करोगे, आप इस वर्कशीट को बनाओगे। लेकिन यहां पर आपको कुछ बने बनाए टेम्पलेट भी दिए जाते हैं। यह बने बनाए टेम्पलेट यूज करके आप कम से कम समय में स्प्रेडशीट को तैयार कर सकते हो। इन बने बनाए टेम्पलेट के अंदर आपको कई प्रकार के फॉर्मेट दिए जाते हैं जिनसे आप अपने काम को कम से कम समय में कंप्लीट कर सकते हो। तो टेम्पलेट एक प्री डिफाइंड वर्कशीट होती है, स्प्रेडशीट होती है जिससे हम कम से कम समय में या फास्ट स्पीड में नई वर्कबुक बना सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेम्पलेट। टेम्पलेट होता क्या है? टेम्पलेट एक बना बनाया डॉक्यूमेंट या स्प्रेडशीट होती है जिसमें पहले से कुछ चीजों को सेट करके रख दिया जाता है। यूजर इन टेम्पलेट को सिलेक्ट करके कम से कम समय में अपनी फाइल तैयार कर सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रिंटर में टोनर कार्ट्रिज का उपयोग होता है? निम्न में से किस प्रिंटर में टोनर कार्ट्रिज का उपयोग होता है? अगला क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया है वह प्रिंटर से संबंधित है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक हार्डवेयर डिवाइस होती है, हार्डवेयर, और प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस, जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। प्रिंटर एक हार्डवेयर डिवाइस है, एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। हार्ड कॉपी आउटपुट, प्रिंटर के द्वारा जो आउटपुट प्रदान किया जाता है वह कहलाता है हार्ड कॉपी आउटपुट। कागज पर प्रिंट होने वाले आउटपुट को कहा जाता है हार्ड कॉपी आउटपुट। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किस प्रिंटर में टोनर कार्ट्रिज का उपयोग किया जाता है? टोनर क्या होता है? टोनर
पाउडर होता है पाउडर, ड्राई पाउडर। सूखा पाउडर होता है टोनर, जो कि कार्ट्रिज में भरा होता है, और टोनर का यूज किया जाता है लेजर प्रिंटर में। लेजर प्रिंटर एक फास्ट प्रिंटर है जो कि हाई क्वालिटी आउटपुट देता है, और लेजर प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब यह है प्रिंटिंग करते समय अधिक साउंड नहीं करता है, अधिक शोर नहीं करता है। तो लेजर प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जो कि फास्ट स्पीड में वर्क करता है। लेजर प्रिंटर में प्रिंटिंग करने के लिए ड्राई पाउडर यूज किया जाता है जिसे कहा जाता है टोनर। टोनर मतलब सूखा पाउडर, ड्राई पाउडर, जो कि कार्ट्रिज में भरा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। लेजर प्रिंटर में टोनर कार्ट्रिज का यूज किया जाता है। लेजर प्रिंटर सबसे अधिक फास्ट प्रिंटर है जो कि एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, और लेजर प्रिंटर में प्रिंटिंग करने के लिए टोनर मतलब पाउडर यूज होता है। यह पाउडर कार्ट्रिज में फिल किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेजर प्रिंटर में टोनर कार्ट्रिज का उपयोग होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा संवेदी पेपरों पर छवियों को छापने मतलब वर्ण करने के लिए निम्न में से किस प्रिंटर द्वारा पिनों का उपयोग किया जाता है? ऊष्मा संवेदी पेपरों पर छवियों को छापने मतलब वर्ण करने के लिए निम्न में से किस प्रिंटर द्वारा पिनों का उपयोग किया जाता है? अगला क्वेश्चन भी हमसे प्रिंटर से संबंधित पूछा गया है। प्रिंटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ऊष्मा संवेदी पेपरों पर छवियों को छापने मतलब वर्ण करने का मतलब यहां पर किससे है? हीट करने से, गर्म करने से। करने के लिए निम्न में से किस प्रिंटर द्वारा पिनों का उपयोग किया जाता है? आपसे यह क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रिंटर प्रिंटिंग करने के लिए हीट का उपयोग करता है? वह होता है थर्मल प्रिंटर। ऊष्मा संवेदी पेपरों पर छवियों को छापने के लिए मतलब वर्ण करने के लिए, वर्ण मतलब यहां पर गर्म करना, जलाना के लिए निम्न में से किस प्रकार के प्रिंटर का यूज किया जाता है? थर्मल प्रिंटर का। थर्मल प्रिंटर जो कि एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है थर्मल प्रिंटर, जो कि एटीएम मशीन में यूज होता है। जब आप एटीएम मशीन से ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको जो स्लिप दी जाती है वह थर्मल प्रिंटर के द्वारा प्रिंट की जाती है। एटीएम मशीन में जो रिसिप्ट प्रिंट होती है वह थर्मल प्रिंटर से प्रिंट होती है। इसी प्रकार से कुछ शॉपिंग मॉल में, होटल्स में जो हमें रिसिप्ट प्रिंट करके दी जाती है वहां पर थर्मल प्रिंटर का यूज किया जाता है। थर्मल प्रिंटर ऊष्मा संवेदी पेपरों पर छवियों को छापने के लिए मतलब वर्ण करने के लिए प्रिंटर पिनों का उपयोग करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर जो कि हीट का यूज करता है, गर्म करता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। थर्मल प्रिंटर का यूज ऊष्मा संवेदी पेपरों पर छवियों को छापने के लिए किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी की सतह पर ऑडियो सिग्नल ब्लैंक के संयोजन के रूप में संग्रहित किए जाते हैं। सीडी की सतह पर ऑडियो सिग्नल ब्लैंक के संयोजन के रूप में संग्रहित किए जाते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है जो कि सीडी से संबंधित है। सीडी के सरफेस पर ऑडियो सिग्नल ब्लैंक के कॉम्बिनेशन के रूप में स्टोर किए जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सीडी की सरफेस पर, सीडी की सतह पर ऑडियो सिग्नल्स को ब्लैंक के कॉम्बिनेशन के रूप में स्टोर किया जाता है। यहां पर आपको सीडी से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। सीडी क्या है? सीडी एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। ऑप्टिकल डिस्क, सीडी एक ऑप्टिकल डिस्क होती है जो कि हमारे कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी का एक टाइप है। सेकेंडरी मेमोरी होती है सीडी। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी में 700 MB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। सीडी पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बनी होती है। पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से सीडी बनी होती है। सीडी की थिकनेस या मोटाई 1.2 mm होती है। सीडी जो कि एक ऑप्टिकल डिस्क है। सीडी एक सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी में 700 MB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। सीडी
पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बनी होती है और सीडी की थिकनेस या मोटाई 1.2 mm होती है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है सीडी की सतह पर ऑडियो सिग्नल ब्लैंक के संयोजन के रूप में संग्रहित किए जाते हैं। जब हम सीडी पर डेटा स्टोर करते हैं तो सीडी की सतह पर, सीडी के सरफेस पर पिट्स बन जाते हैं। पिट्स मतलब स्मॉल साइज के, छोटी साइज के गड्ढे। पिट्स का मतलब क्या है? स्मॉल साइज के, छोटी साइज के गड्ढे, जिससे डेटा को उस जगह पर स्टोर कर दिया जाता है। मतलब सीडी के सरफेस पर, सीडी की सतह पर डेटा को स्टोर करने के लिए पिट्स का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जब हम सीडी पर डेटा स्टोर करते हैं तो सीडी के सरफेस पर स्मॉल साइज के कई पिट्स क्रिएट हो जाते हैं जिनसे डेटा को स्टोर किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिट्स। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडियो को स्वीकार करने, संयोजित करने, प्रोसेस करने और मॉनिटर करने के लिए प्राथमिक कार्य वाला उपकरण निम्न में से कौन सा है? ऑडियो को स्वीकार करने मतलब ऑडियो डेटा को एक्सेप्ट करने। ऑडियो डेटा मतलब कोई वॉइस, कोई आवाज। ऑडियो को स्वीकार करने, संयोजित करने, प्रोसेस करने और मॉनिटर करने के लिए प्राथमिक कार्य वाला उपकरण निम्न में से कौन सा है? वह उपकरण होता है, वह डिवाइस होती है ऑडियो मिक्सर। ऑडियो मिक्सर, ऑडियो मिक्सर क्या करता है? ऑडियो को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है और मॉनिटर भी करता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑडियो मिक्सर। ऑडियो मिक्सर ऑडियो डेटा पर कई प्रकार के ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, ऑडियो को एक्सेप्ट करता है, एडिट करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑडियो मिक्सर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा की बिट्स संरचना को संशोधित, एनकोडिंग या परिवर्तित करने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें यह डिस्क पर कम जगह लेती है? एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है डेटा की बिट्स संरचना को संशोधित मतलब बदलना, एनकोडिंग मतलब उसको एक सीक्रेट कोड में बदल देना, या परिवर्तित मतलब चेंज करने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें यह डिस्क पर कम जगह लेती है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है, ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो डेटा की जो बिट्स का स्ट्रक्चर होता है उसको चेंज करता है, एनकोड करता है और उस डेटा को कम जगह में, कम मेमोरी स्पेस में स्टोर कर देता है। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है किसी फाइल की साइज को कम करने के लिए किस टेक्निक का यूज किया जाता है? यदि आपके पास एक बड़ी साइज की फाइल है और आप उस फाइल की साइज को कम करना चाहते हो तो आपको फाइल को कंप्रेस करना होता है। कंप्रेस मतलब क्या है? फाइल की साइज को कम कर देना। जब हम किसी डेटा को ट्रांसफर करते हैं, स्टोर करते हैं, तो उसे कम जगह में स्टोर करने के लिए या फास्ट स्पीड में ट्रांसफर करने के लिए हम फाइल को कंप्रेस कर देते हैं और बाद में उसे डीकंप्रेस भी कर सकते हैं। कंप्रेस करना मतलब फाइल की साइज को कम कर देना और डीकंप्रेस करना मतलब जो फाइल की साइज हमने कम करी है उसको वापस नॉर्मल साइज में कन्वर्ट कर देना। तो डेटा की बिट्स मतलब डेटा जो होता वो 0-1 के फॉर्मेट में होता, बाइनरी फॉर्मेट में। जब 8 बिट मिलती हैं तो एक बाइट क्रिएट हो जाता है, एक बाइट। तो डेटा की जो बिट्स होती हैं, बिट्स मतलब 0 और 1, उनकी संरचना को संशोधित, एनकोडिंग या परिवर्तित करने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें यह डिस्क पर कम जगह लेती है? वह कहलाती है डेटा कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा एक बड़ी साइज की फाइल का जो मेमोरी स्पेस होता है, जो स्थान होता है, उसको कम कर दिया जाता है और कंप्रेस फाइल को वापस नॉर्मल करने के लिए डीकंप्रेशन का यूज किया जाता है, डीकंप्रेशन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा कंप्रेशन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित हैं? सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर निम्न में से किस श्रेणी से संबंधित हैं? एक और क्वेश्चन हमसे पूछा गया है सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित हैं? सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर, प्रिंटर से एक और क्वेश्चन पूछा गया। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। प्रिंटर की 2 कैटेगरी होती हैं, एक होते हैं इंपैक्ट प्रिंटर, एक होते हैं
नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वह होते हैं जो प्रिंटिंग करते समय साउंड अधिक करते हैं, आवाज अधिक करते हैं, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर साउंड कम करते हैं, लेस साउंड करते हैं। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं इनकी स्पीड स्लो होती है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की स्पीड फास्ट होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर लो क्वालिटी का आउटपुट देते हैं, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हाई क्वालिटी का आउटपुट देते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित हैं, मतलब सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर निम्न में से किस कैटेगरी से रिलेटेड हैं? वह कहलाते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में सॉलिड फॉन्ट का यूज होता है। सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर जो होते हैं वह इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, मतलब जो कि प्रिंटिंग करते समय अधिक साउंड करते हैं। इनकी जो प्रिंटिंग स्पीड होती है वह स्लो होती है, यह लो क्वालिटी का आउटपुट देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इम्पैक्ट प्रिंटर सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर से संबंधित हैं। यहां पर बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, लेजर प्रिंटर यह तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, चेन प्रिंटर, यह सभी कहलाते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इम्पैक्ट प्रिंटर सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर की कैटेगरी से संबंधित होते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पिंग कमांड उचित समय में स्थान का पता नहीं लगाता है तो निम्न में से कौन सा संदेश कमांड प्रॉम्प्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा? यदि पिंग कमांड उचित समय में स्थान का पता नहीं लगाता है तो निम्न में से कौन सा संदेश कमांड प्रॉम्प्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा? एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित है, कंप्यूटर नेटवर्क से, और यहां पर कमांड प्रॉम्प्ट मतलब डॉस को भी दिया गया है। डॉस को कमांड प्रॉम्प्ट किसे कहा जाता है? डॉस को। डॉस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि CUI पर वर्क करता है। CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर कमांड प्रॉम्प्ट कहा जाता है डॉस को। डॉस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, और यह ऑपरेटिंग सिस्टम CUI पर वर्क करता है। CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर। यदि आप डॉस में या कमांड प्रॉम्प्ट में पिंग कमांड का यूज करते हैं, पिंग कमांड करती क्या है? पिंग कमांड नेटवर्क की टेस्टिंग करती है। जिस कंप्यूटर पर पिंग कमांड को रन किया जाता है वह यह चेक करती है कि वह कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट है या नहीं है। मतलब पिंग कमांड नेटवर्क कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए यूज की जाती है। कोई कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट है या नहीं है, सर्वर से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, यह चेक करने के लिए पिंग कमांड का यूज किया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे? यदि पिंग कमांड उचित समय में स्थान का पता नहीं लगाता है, मतलब यदि हमने किसी कंप्यूटर पर पिंग कमांड को चलाया है और वह एक निश्चित समय में यह चेक नहीं करती है कि हमारा कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट है या नहीं है, तो निम्न में से कौन सा संदेश मतलब कौन सा मैसेज कमांड प्रॉम्प्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा? यहां पर आप क्वेश्चन को समझें तो आपको इसका आंसर भी समझ में आ जाएगा। पिंग कमांड करती क्या है? नेटवर्क में टेस्टिंग करती है कि हमारा कंप्यूटर सर्वर से या नेटवर्क से कनेक्ट है या नहीं है। और लिखा क्या गया है? उचित समय में स्थान का पता नहीं लगाता है, मतलब एक निश्चित समय में यदि पिंग कमांड अपना वर्क कंप्लीट नहीं करेगी तो कौन सा मैसेज आएगा? रिक्वेस्ट टाइम आउट का। रिक्वेस्ट टाइम आउट मतलब जो निश्चित समय हमें दिया गया था और उस निश्चित समय में हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कौन सी एरर आ जाएगी? रिक्वेस्ट टाइम आउट एरर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रिक्वेस्ट टाइम आउट मैसेज शो होगा, एरर शो होगी जब पिंग कमांड एक निश्चित समय में किसी स्थान का पता नहीं लगाती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस शेल स्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? बेस शेल स्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है बेस शेल स्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। यह क्वेश्चन लाइनेक्स से पूछा गया है। लाइनेक्स से, लाइनेक्स जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है। लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर भी है। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है और लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा बनाया गया है। लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा बनाया गया है।
लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। लाइनेक्स का एक कंपोनेंट होता है सेल, लाइनेक्स का एक कंपोनेंट होता है सेल, जो कि एक कमांड इंटरप्रेटर होता है। कमांड इंटरप्रेटर, कमांड इंटरप्रेटर मतलब लाइनेक्स की जो भी कमांड होती हैं उन्हें सेल पर रन किया जाता है। लाइनेक्स में जो भी कमांड चलती हैं उन्हें कहां रन किया जाता है? सेल पर। सेल करता क्या है? कमांड को एग्जीक्यूट करता है और आउटपुट शो करता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है बेस सेल पर स्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? हम जो भी सेल स्क्रिप्ट बनाते हैं उस सेल स्क्रिप्ट का एक्सटेंशन होता है .sh। यहां पर आपको बेस सेल में कंफ्यूज नहीं होना है। बेस सेल, सी सेल, जो भी सेल होगा उस पर जो भी सेल स्क्रिप्ट बनेगी, सेल स्क्रिप्ट मतलब सेल का प्रोग्राम, उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .sh होता है। लाइनेक्स में कई प्रकार के सेल होते हैं, जैसे कि बेस सेल, सी सेल, कई प्रकार के सेल होते हैं। तो सेल पर जो प्रोग्राम बनता है, जो कोडिंग होती है, उसे कहा जाता है सेल स्क्रिप्ट और सेल स्क्रिप्ट का एक्सटेंशन क्या होता है? .sh। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी SH। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी जाने वाली कोई भी चीज एक फीचर द्वारा सुरक्षित होती है जिससे आपके और प्राप्तकर्ता के अलावा कोई भी आपके भेजे हुए संदेशों या कॉल को पढ़ या सुन नहीं सकता है। वह फीचर क्या कहलाता है? एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी जाने वाली कोई भी चीज एक फीचर द्वारा सिक्योर होती है जिससे आपके और प्राप्तकर्ता के अलावा कोई भी आपके भेजे हुए संदेश मतलब मैसेज या कॉल को पढ़ या सुन नहीं सकता है। वह फीचर क्या कहलाता है? एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है व्हाट्सएप से संबंधित। जब आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज सेंड करते हो, कॉल करते हो, तो आपका जो कम्युनिकेशन होता है उसको किस फीचर के द्वारा सिक्योर किया जाता है ताकि कोई अदर यूजर आपके मैसेज को पढ़ ना सके या आपके कॉलिंग को सुन ना सके? ऐसा कौन सा फीचर होता है व्हाट्सएप में? आपने देखा होगा व्हाट्सएप में जहां पर हम चैट करते हैं, मैसेज टाइप करते हैं, वहां पर एक लाइन लिखी होती है एंड टू एंड इनक्रिप्शन। एंड टू एंड इनक्रिप्शन यह फीचर होता है व्हाट्सएप में इनक्रिप्शन का, जो कि हमारे मैसेज को, हमारी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट कोड में बदल देता है, उसके बाद उसे ट्रांसफर करता है। तो व्हाट्सएप में हम जो भी कम्युनिकेशन करते हैं, मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, उसको सिक्योर बनाने के लिए एंड टू एंड इनक्रिप्शन का यूज किया जाता है। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन नेटवर्क में यूज होने वाली दो इंपोर्टेंट टेक्निक हैं। इनक्रिप्शन के द्वारा किसी नॉर्मल मैसेज को सीक्रेट कोड में बदला जाता है, जबकि डिक्रिप्शन के द्वारा उस सीक्रेट कोड को वापस नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए यूज किए जाते हैं। व्हाट्सएप का कौन सा फीचर होता है? एंड टू एंड इनक्रिप्शन, जो कि सिक्योर कम्युनिकेशन करने की सुविधा प्रदान करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या सॉफ्टवेयर बग रिपोर्ट की एक फील्ड नहीं है? निम्न में से क्या सॉफ्टवेयर बग रिपोर्ट की एक फील्ड नहीं है? एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है निम्न में से क्या सॉफ्टवेयर बग रिपोर्ट की एक फील्ड नहीं है। यह क्वेश्चन कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से संबंधित है और यह सभी जो क्वेश्चन आप तैयार कर रहे हैं, यह सभी क्वेश्चन जुलाई वाले सीपीसीटी एग्जाम में पूछे गए हैं। यह सभी जो क्वेश्चन हम आपको तैयार करा रहे हैं, यह सभी क्वेश्चन जुलाई वाले सीपीसीटी एग्जाम से ही सिलेक्ट किए गए हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे? निम्न में से क्या सॉफ्टवेयर बग रिपोर्ट की एक फील्ड नहीं है? कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से संबंधित क्वेश्चन है। बग क्या होता है? बग कंप्यूटर प्रोग्राम में या सॉफ्टवेयर में जो एरर आती हैं, एरर, उन्हें क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम में या सॉफ्टवेयर में जो एरर आती हैं, जो मिस्टेक हो जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। बग। कंप्यूटर प्रोग्राम में या सॉफ्टवेयर में जो एरर आती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बग। और इन बग को सर्च करने के लिए और करेक्ट करने के लिए, डिटेक्ट करने मतलब सर्च करने और करेक्ट करने के लिए डीबगिंग का यूज किया जाता है। डीबगिंग का आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं।
कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में जो एरर आती है उसे क्या कहा जाता है? बग। और बग को डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? डीबगिंग का। कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में आने वाली एरर को बग कहा जाता है और बग को सुधारने के लिए, ढूंढने के लिए डीबगिंग का यूज किया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से क्या सॉफ्टवेयर बग रिपोर्ट की एक फील्ड नहीं है? जब भी कोई सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है तो उसकी एक बग रिपोर्ट बनाई जाती है, मतलब उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, उस रिपोर्ट में कौन सा ऑप्शन नहीं होता है, यह हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? लाइंस ऑफ कोड। ऑप्शन नंबर बी क्या है? डिफेक्ट आईडी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? डिफेक्ट टाइटल। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? एनवायरमेंट। तो जब भी कोई बग रिपोर्ट बनाई जाती है तो उसमें डिफेक्ट आईडी भी होती है, डिफेक्ट टाइटल भी होता है, एनवायरमेंट भी होता है, लेकिन लाइंस ऑफ कोड नहीं होता है। मतलब सॉफ्टवेयर बग रिपोर्ट में लाइंस ऑफ कोड नाम की फील्ड नहीं होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सॉफ्टवेयर बग रिपोर्ट में लाइंस ऑफ कोड नाम की फील्ड नहीं होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर भेजी जाने वाली जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है जिसे ब्लैंक कहा जाता है। इंटरनेट पर भेजी जाने वाली इंफॉर्मेशन को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जिसे ब्लैंक कहा जाता है। इंटरनेट से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है। इंटरनेट पर हम जब भी कोई इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को स्मॉल साइज के पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। यह पार्ट क्या कहलाते हैं हमें बताना है। इंटरनेट पर जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को स्मॉल साइज के पार्ट में डिवाइड किया जाता है। यह पार्ट कहलाते हैं डेटा के पैकेट। डेटा पैकेट किसी भी इंफॉर्मेशन को सेंड करने पर, ट्रांसफर करने पर उस इंफॉर्मेशन को स्मॉल साइज के टुकड़ों में, पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। यह पार्ट्स कहलाते हैं डेटा के पैकेट। एक एक करके पैकेट को ट्रांसफर किया जाता है और जब सभी पैकेट ट्रांसफर हो जाते हैं तो इन्हें वापस कंबाइन कर दिया जाता है। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। इंटरनेट पर पैकेट स्विचिंग का यूज किया जाता है। पैकेट स्विचिंग का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंटरनेट पर किस स्विचिंग टेक्निक का यूज किया जाता है? तो इंटरनेट पर पैकेट स्विचिंग का यूज किया जाता है, क्योंकि इंटरनेट पर हम जो भी इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं उसे स्मॉल साइज के पैकेट में डिवाइड कर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डेटा पैकेट्स स्मॉल साइज का पार्ट होता है जो कि एक बड़ी साइज की फाइल को डिवाइड करने पर बनाया जाता है और इंटरनेट में पैकेट स्विचिंग का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक मेमोरी या डिस्क का एक क्षेत्र है जो अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा भेजे गए ईमेल संदेशों को संग्रहित करने के लिए असाइन किया जाता है। ब्लैंक एक मेमोरी है या डिस्क का एक पार्ट है, फील्ड है, जो अदर यूजर्स द्वारा भेजे गए ईमेल मैसेज को स्टोर करने के लिए असाइन किया गया है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि ईमेल से संबंधित है। ब्लैंक मेमोरी या डिस्क का एक पार्ट है, एक क्षेत्र है, जो अदर यूजर्स द्वारा भेजे गए ईमेल मैसेज को स्टोर करने के लिए असाइन किया जाता है। ईमेल से संबंधित क्वेश्चन है। आज की वीडियो में ही हमने ईमेल से संबंधित एक क्वेश्चन और देखा था। ईमेल जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है रे टॉमलिंसन को, क्योंकि इन्होंने 1971 में पहला ईमेल सेंड किया था। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जब आपको कोई अदर यूजर ईमेल भेजता है तो उन सभी ईमेल को स्टोर करने के लिए आपको कौन सी मेमोरी या डिस्क का एरिया दिया जाता है। आपको जो भी ईमेल प्राप्त होते हैं उन सभी को इंटरनेट पर स्टोर करने के लिए आपको मेल बॉक्स दिया जाता है। मेल बॉक्स, जब भी आपको कोई ईमेल रिसीव होता है तो वह शो होता है इनबॉक्स फोल्डर में। शो कहां होता है? वह इनबॉक्स फोल्डर में, लेकिन उसको स्टोर कहां किया जाता है? मेल बॉक्स नाम की मेमोरी में। मतलब ईमेल को स्टोर करने के लिए मेल बॉक्स नाम की मेमोरी होती है और जो भी ईमेल हमें प्राप्त होते हैं उन सभी ईमेल को इनबॉक्स फोल्डर में स्टोर कर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर डी। मेल बॉक्स एक मेमोरी या डिस्क का वह क्षेत्र है जो अदर यूजर द्वारा भेजे गए ईमेल को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है? निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है जो कि इंटरनेट से संबंधित है। इंटरनेट से संबंधित निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है? सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन एक वेबसाइट होती है। वेबसाइट, सर्च इंजन एक वेबसाइट या ऑनलाइन प्रोग्राम होता है जो कि इंटरनेट पर किसी टॉपिक के आधार पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए यूज किया जाता है। वेब ब्राउजर अलग होता है और सर्च इंजन अलग होता है। वेब ब्राउजर अलग है और सर्च इंजन अलग है। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जबकि सर्च इंजन क्या होती है? एक वेबसाइट। वेबसाइट को वेब ब्राउजर में ओपन किया जाता है। मतलब यदि हम सर्च इंजन का यूज करना चाहते हैं तो पहले हमें वेब ब्राउजर को ओपन करना होगा। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें वेब पेज या वेबसाइट को ओपन किया जाता है, जबकि सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन एक वेबसाइट होती है जो इंटरनेट पर किसी टॉपिक के आधार पर इंफॉर्मेशन को सर्च करती है, जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, नेटस्केप नेविगेटर, यह सभी वेब ब्राउजर हैं। जबकि google.com, yahoo.com, bing.com यह सभी सर्च इंजन होते हैं। तो सर्च इंजन कुछ वेबसाइट हैं और वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है, तो सर्च इंजन यहां पर केवल है गूगल। google.com एक सर्च इंजन है, जबकि गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। आप गूगल क्रोम वेब ब्राउजर में गूगल सर्च इंजन का यूज करते हैं जिस पर आप किसी भी टॉपिक की इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। गूगल क्रोम वेब ब्राउजर होता है, जबकि google.com सर्च इंजन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल एक सर्च इंजन है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक एक ऐसा प्रोग्राम है जो वेब संसाधनों तक पहुंच मतलब एक्सेस प्रदान करता है। ब्लैंक एक ऐसा प्रोग्राम है जो वेब संसाधनों तक पहुंच मतलब कि एक्सेस प्रदान करता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लैंक एक ऐसा प्रोग्राम है जो वेब संसाधनों तक पहुंच मतलब एक्सेस प्रदान करता है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट पर किसी भी रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट पर कोई भी रिसोर्स एक्सेस करने के लिए हमारे पास वेब ब्राउजर का होना आवश्यक है। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करने की सुविधा प्रदान करता है। यदि हमें कोई भी वेब पेज ओपन करना है, कोई भी वेबसाइट ओपन करनी है, तो हम वेब ब्राउजर का यूज करेंगे। वेब ब्राउजर हमें इंटरनेट पर किसी रिसोर्स को एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है। इंटरनेट पर जो भी रिसोर्स रखे होते हैं, जो भी संसाधन रखे होते हैं, उनको हम वेब ब्राउजर के माध्यम से सर्च करके एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट मतलब सर्वर, और हम जो यूज करते वह होता है हमारा क्लाइंट कंप्यूटर, लोकल कंप्यूटर। तो क्लाइंट कंप्यूटर से यदि हमें सर्वर कंप्यूटर पर स्टोर रिसोर्सेस को एक्सेस करना है तो हमें वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोग्राम होता है जो वेब संसाधनों तक पहुंच मतलब एक्सेस प्रदान करता है। कई प्रकार के वेब ब्राउजर हैं जैसे कि गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, यह सभी कहलाते हैं वेब ब्राउजर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिससे हम इंटरनेट पर किसी भी रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। वेबसाइट क्या है? एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। वेब पेज मतलब वेबसाइट का पेज। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
जो कि इंटरनेट पर किसी रिसोर्स का यूनिक एड्रेस होता है। इंटरनेट पर किसी वेब पेज को, वेबसाइट को या किसी रिसोर्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूआरएल का यूज किया जाता है। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेब ब्राउजर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक इंटरनेट नेविगेशन का एक रूप है जो एक उपयोगकर्ता को एक ही विंडो में कई वेब पेज ब्राउज करने की अनुमति देता है। ब्लैंक इंटरनेट नेविगेशन का एक रूप है। इंटरनेट नेविगेशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, जो एक उपयोगकर्ता को एक ही विंडो में कई वेब पेज ब्राउज करने की अनुमति देता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लैंक इंटरनेट नेविगेशन का एक रूप है जो यूजर को एक ही विंडो में मल्टीपल वेब पेज ओपन करने की परमिशन देता है। यदि हमें वेब पेज ओपन करना है, वेबसाइट ओपन करना है, तो हमें वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है। वेब ब्राउजर क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करते हैं। वेब पेज या वेबसाइट को कहां ओपन किया जाता है? वेब ब्राउजर में। जब आप वेब ब्राउजर को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक टैब में एक पेज शो होता है। यदि आपको मल्टीपल वेब पेज एक साथ ओपन करने हैं तो आपको मल्टीपल टैब ओपन करने पड़ेंगे, मल्टीपल टैब, जो कि कहलाता है टैब्ड ब्राउजिंग। टैब्ड ब्राउजिंग का मतलब क्या है? आप अपने वेब ब्राउजर की विंडो में एक साथ मल्टीपल टैब को ओपन कर सकते हैं और एक साथ मल्टीपल टैब के अंदर मल्टीपल वेब पेज को ओपन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, टैब्ड ब्राउजिंग। टैब्ड ब्राउजिंग का मतलब क्या है? एक ही वेब ब्राउजर की विंडो में मल्टीपल टैब को ओपन करना और प्रत्येक टैब में अलग अलग वेब पेज को शो कर देना। तो एक साथ एक ही विंडो में यदि हमें मल्टीपल वेब पेज ओपन करने हैं तो हमें टैब्ड ब्राउजिंग का यूज करना होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टैब्ड ब्राउजिंग। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस वर्ड 2019 में एक पैराग्राफ या सेक्शन की शुरुआत में सजावट तत्व के रूप में एक बड़ा कैपिटल लेटर बनाने मतलब निर्माण में आपकी मदद करेगा? एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा फीचर, कौन सा विकल्प एमएस वर्ड 2019 में एक पैराग्राफ या सेक्शन की स्टार्टिंग में अट्रैक्टिव या इफेक्टिव एलिमेंट के रूप में एक बड़ा कैपिटल लेटर बनाने में आपकी हेल्प करेगा? एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है कि एमएस वर्ड का ऐसा कौन सा फीचर होता है जिसके माध्यम से आप किसी पैराग्राफ या किसी सेक्शन के स्टार्टिंग लेटर को, स्टार्टिंग कैरेक्टर को, स्टार्टिंग वर्ड को इफेक्टिवली और कैपिटल लेटर में बड़ी साइज में शो कर सकते हो। एमएस वर्ड का एक बहुत ही पावरफुल फीचर होता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या करता है? आपके किसी पैराग्राफ या सेंटेंस के स्टार्टिंग कैरेक्टर या वर्ड को कुछ मल्टीपल लाइंस में ड्रॉप कर देता है और उस लेटर को, उस कैरेक्टर को कैपिटल करके बड़ी साइज पर शो कर देता है। यह कहलाता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या करता है? किसी कैरेक्टर या किसी वर्ड को, शब्द को मल्टीपल लाइन में एक बड़ी साइज पर स्पेशल इफेक्ट के साथ शो करता है। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, बुक्स में, मैगजीन्स में पैराग्राफ की स्टार्टिंग का जो कैरेक्टर होता है, जो वर्ड होता है, उससे बड़ी साइज पर मल्टीपल लाइन में शो किया जाता है। यह पॉसिबल होता है ड्रॉप कैप के द्वारा। ड्रॉप कैप करता क्या है? किसी कैरेक्टर या वर्ड को मल्टीपल लाइन में ड्रॉप करता है और बड़ी साइज में स्पेशल इफेक्ट के साथ शो करता है। यह ऑप्शन कहलाता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप से संबंधित आपको 3-4 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। ड्रॉप कैप ऑप्शन एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है, इंसर्ट टैब में, और बाय डिफॉल्ट 3 लाइंस को ड्रॉप करता है। एमएस वर्ड में जो ड्रॉप कैप ऑप्शन है वह इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है, बाय डिफॉल्ट 3 लाइंस को ड्रॉप करता है और हम मैक्सिमम 10 लाइंस को ड्रॉप कर सकते हैं, अधिकतम 10 लाइंस को ड्रॉप किया जा सकता है। तो एमएस वर्ड में एक ड्रॉप कैप नाम का फीचर होता है जो कि इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। बाय डिफॉल्ट इसके द्वारा 3 लाइंस को ड्रॉप किया जाता है, हम मैक्सिमम 10 लाइंस को ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप कैप किसी पैराग्राफ या सेक्शन के स्टार्टिंग में एक बड़ा कैपिटल लेटर बनाता है और उसे स्पेशल इफेक्ट के साथ शो करता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ड्रॉप कैप। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं एमएस वर्ड पर।
यदि हम एमएस वर्ड में कोई सैंपल टेक्स्ट टाइप करते हैं, यह हमने एक सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है, यहां पर हम अपने पैराग्राफ के फर्स्ट कैरेक्टर को सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करेंगे। इंसर्ट टैब में टेक्स्ट ग्रुप के अंदर ड्रॉप कैप नाम का ऑप्शन होता है। यहां पर यदि हम ड्रॉप कैप का यूज करेंगे तो हमने जो कैरेक्टर सिलेक्ट किया था उसको मल्टीपल लाइन में ड्रॉप कर दिया जाएगा और बड़ी साइज पर स्पेशल इफेक्ट के साथ शो किया जाएगा। यह होता है ड्रॉप कैप, जो कि कैरेक्टर को या शब्द को बाय डिफॉल्ट 3 लाइंस में ड्रॉप करता है। 3 लाइंस में आप ड्रॉप कैप के द्वारा किसी अक्षर को, किसी शब्द को अधिकतम मतलब मैक्सिमम 10 लाइंस में ड्रॉप कर सकते हो, 10 लाइनों में। बाय डिफॉल्ट यह 3 लाइंस में ड्रॉप करता है और मैक्सिमम हम कितनी लाइन में ड्रॉप कर सकते हैं, 10 लाइंस में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप पैराग्राफ या सेक्शन की स्टार्टिंग में एक सजावटी तत्व के रूप में एक बड़ा कैपिटल लेटर बनाने में हमारी मदद करता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।